गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 12 की फ़िज़िकल केमिस्ट्री में आपका टॉपिक चल रहा था सरफेस केमिस्ट्री और ये आज उसका चौथा लेक्चर होगा। सरफेस केमिस्ट्री जो है वहाँ पर हमने इस पूरे टॉपिक को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला पार्ट एब्जॉर्प्शन अधिशोषण के बारे में था जिसको हमने एपिसोड 1 में ख़त्म कर दिया था। फिर उसके बाद आपका था सेकंड जो है एंजाइम और कोलाइड्स के बारे में। ठीक है, वो टॉपिक आपका प्रीवियस वाले जो लेक्चर था फिजिकल का वहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब बच्चों इसका तीसरा पार्ट जो है वो है कोलाइड के बारे में, कोलाइड सॉल्यूशन के बारे में। अब कोलाइड्स होते क्या हैं, इनको अगर आपको समझना है तो यहाँ पर इस टॉपिक को हम काफ़ी वास्ट यानी कि लंबा चौड़ा टॉपिक है। तो यहाँ से आपको एक तो क्वेश्चन जो आता है वो क्वेश्चन होता है डायग्राम से और एक इसकी कोलाइड के एप्लीकेशंस और प्रॉपर्टीज़ है। एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं ताकि आपको कोलाइड समझ में आ जाए। मैंने क्या लिया, एक फ़िल्टर पेपर लिया, ठीक है ना। ये एक आपका फ़िल्टर पेपर है। ये फ़िल्टर पेपर जो है यहाँ पर फ़िल्टर पेपर में आपने लैब में देखा होगा, इसके बीच में सूक्ष्म छिद्र होते हैं, है ना, पोर्स होते हैं। और फ़िल्टर पेपर के जो पोर्स होते हैं इनकी छिद्रों की साइज़ जो होती है वो होती है 1000 नैनोमीटर से ऊपर ज़्यादा होती है। मैंने एक और फिल्टर के लिए लिया है एनिमल मेम्ब्रेन, है ना, चर्मपत्र जिसको कहा जाता है। ये है आपका एनिमल मेम्ब्रेन। एनिमल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कोशिका के चारों ओर झिल्ली होती है उसकी बात की जा रही है। यहाँ पर छिद्र थोड़े से क्या हो जाते हैं, बड़े नहीं होते हैं, छोटे होते हैं, काफ़ी छोटे छिद्र होंगे। और इनकी जो साइज़ होती है वो 4 से लेके 12 नैनोमीटर के आसपास होती है। अलग अलग ग्रेड के होते हैं ये, तो लगभग 300 नैनोमीटर तक की साइज़ होती है। कुल मिला के फिल्टर पेपर में जो साइज़ छिद्रों की जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ी है, यानी कि 1000 नैनोमीटर के आसपास है। और यहाँ पर जो एनिमल मेम्ब्रेन है वहाँ पर छिद्र जो है वो छोटी साइज़ के हैं। अब मैं 3 सॉल्यूशन इनमें से फ़िल्टर करना चाहता हूँ। जैसे पहला एक सॉल्यूशन लिया मैंने नमक का विलयन, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, या यूरिया का एक्वस सॉल्यूशन ले सकते हैं, या आप शुगर का एक्वस सॉल्यूशन ले लेते हैं, यानी कि नमक प्लस पानी, शक्कर प्लस पानी। तो यहाँ पर आपने एक विलयन ले लिया, ठीक है ना। तो ये विलयन आपका क्या है, NaCl का सॉल्यूशन है, माना कि ये NaCl का सॉल्यूशन है। सेकंड मैंने लिया है जैसे कि आपके गम जो होता है गोंद है, ठीक है ना, ये आपका गम है या गोंद है, ओके। और एक और सॉल्यूशन लिया मैंने, वो है आपका जैसे कि मिट्टी का सॉल्यूशन है। इसमें मिट्टी के पार्टिकल होंगे बड़े बड़े और पानी होगा। तो इसमें मैंने मिट्टी लिया है प्लस पानी लिया है, ठीक है ना। 3 विलयन में आप ले लेते हैं। अब क्या करते हैं, इन तीनों को इनमें से फ़िल्टर करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप NaCl के सॉल्यूशन को इसमें से गुजारते हैं फ़िल्टर पेपर में से, तो NaCl का पूरा सॉल्यूशन क्या हो जाता है, एक्वस साथ आ जाता है, यानी कि फ़िल्टर पेपर में कुछ भी नहीं बचेगा। नमक भी आ जाएगा और पानी भी आपका नीचे आ जाएगा। जैसे कि मैं इसको इस तरह से करते हैं, पर एक बीकर ले लेते हैं और एक यहाँ पर क्या ले लेते हैं, फनल ले लिया जाता है। और इसमें मैंने इस फ़िल्टर पेपर को लगा दिया है, फ़िल्टर पेपर को। और यहाँ से हम डालेंगे तो NaCl के एक्वस सॉल्यूशन को जब डालते हैं तो पूरा सॉल्यूशन यहाँ आ जाता है, यानी कि नमक और पानी को आप इस फ़िल्टर पेपर से अलग नहीं कर सकते हैं, साथ आ जाएगा, ओके। जब आप इसको एनिमल मेम्ब्रेन के अंदर से गुजारते हैं NaCl के सॉल्यूशन को, तो भी यही रिजल्ट आता है। एनिमल मेम्ब्रेन के अंदर भी ये वही स्थिति पर आएगा कि यहाँ से आपकी क्या है, ये तो आपका फ़िल्टर पेपर है और ये आपकी एनिमल मेम्ब्रेन है। यहाँ से भी आप NaCl के सॉल्यूशन को डालोगे तो सारा का सारा सॉल्यूशन यहाँ आ जाएगा, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन यहाँ आके जमा हो जाएगा। यानी कि नमक और पानी को अलग नहीं कर पाएंगे, फ़िल्टर नहीं कर पाएंगे हम, न तो फ़िल्टर पेपर से कर पा रहे हैं और न ही इस छोटे छिद्र वाले से भी नहीं कर पा रहे हैं। अब यही प्रयोग इसके लिए करते हैं। तो जब आप गोंद के सॉल्यूशन को यानी गोंद के विलयन को जब आप इसमें से गुजारते हैं यहाँ, तो यहाँ पर गुजारने पर आपका गोंद और पानी यानी कि जो विलयन है वो साथ साथ आ जाएगा, यानी कि फ़िल्टर पेपर से गोंद भी गुजर जाएगा और पानी भी गुजर जाएगा, फ़िल्टर पेपर में कुछ भी नहीं बचने वाला है। लेकिन जब इसी गोंद के विलयन को आप जब इस एनिमल मेम्ब्रेन के द्वारा फ़िल्टर करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर पानी जमा हो जाता है और गोंद के पार्टिकल जो होते हैं वो यहाँ रह जाते हैं।
है ना, गम जो होगा वो यहाँ रह जाएगा पार्टिकल। इसका मतलब गोंद के विलयन को हम एनिमल मेम्ब्रेन के द्वारा फिल्टर कर सकते हैं। गोंद को इस पर डालोगे आप एनिमल मेम्ब्रेन के फिल्टर पेपर पे, तो ये क्या करेगा, गोंद के पार्टिकल फिल्टर पेपर पे रह जाते हैं और ये आपका कहाँ रह जाता है, पानी नीचे आ जाता है। अब तीसरा एक्सपेरिमेंट मिट्टी को करते हैं। तो मिट्टी को जब आप इसमें से गुजारते हैं तो इस फिल्टर पेपर से भी क्या होगा, मिट्टी के पार्टिकल ऊपर जमा हो जाएंगे, पानी नीचे आ जाएगा, यानी कि ये छन जाएगा, फिल्टर हो जाएगा। जब आप इसमें से गुजारते हैं तो भी यही होगा, मिट्टी के पार्टिकल ऊपर रह जाएंगे और पानी नीचे आ जाएगा। इस प्रयोग से क्या पता चला कि NaCl के विलयन में से नमक और पानी को आप फिल्टर नहीं कर सकते हैं, किसके द्वारा, फिल्टर पेपर के द्वारा, और एनिमल मेम्ब्रेन के द्वारा भी नहीं कर सकते हैं। गोंद के विलयन को फिल्टर पेपर के द्वारा आप क्या कर सकते हो, सेपरेट नहीं कर सकते हो, फिल्टर नहीं कर सकते हो, लेकिन एनिमल मेम्ब्रेन से ये क्या होगा, फिल्टर हो जाएगा, यानी कि एनिमल मेम्ब्रेन से गुजर नहीं पाते हैं गोंद के पार्टिकल। और यहाँ पर जो मिट्टी और पानी लिया है मैंने, वो फिल्टर पेपर से भी मिट्टी के कण फिल्टर पेपर से नहीं गुजरेंगे, पास आउट नहीं होंगे, ऊपर ही रह जाएंगे, और एनिमल मेम्ब्रेन में भी क्या रह जाएंगे, वो ऊपर ही रह जाते हैं। अब ये कारण क्या है, इनके अंदर प्रेजेंस पार्टिकल के आधार पर। तो बच्चों सबसे पहले इसकी बात करें तो इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम ट्रू सॉल्यूशन या वास्तविक विलयन कहते हैं। वास्तविक विलयन, जिसको क्रिस्टलाभ भी कहा जाता है, क्रिस्टलॉइड्स। सेकंड जो आपने गोंद का विलयन लिया है, यहाँ पर आप देखते हैं कि फिल्टर पेपर से तो ये फिल्टर नहीं हो रहा है, लेकिन इससे गुजर जाता है, तो इसको क्या कहा गया है, कोलाइड विलयन। और इसकी कोलाइड जो वर्ड है या इसकी जो डिस्कवरी की थी वो थी थॉमस ग्राहम ने। थॉमस ग्राहम ने इसकी क्या की थी, डिस्कवरी की थी। सबसे पहले उसने कोलाइड को काम में लिया था, कोलाइड क्या होते हैं उसके बारे में उसने बताया था। और फिर ये जो आपका है, ठीक है ना, इनको कहा गया सस्पेंडेड या निलंबन। अब इनके इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर देखते हैं तो यहाँ पर NaCl में जो मॉलिक्यूल की साइज थी वो 1 नैनोमीटर से कम की है, यानी कि 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से कम साइज के कण होते हैं। बहुत छोटे पार्टिकल, पानी और नमक के पार्टिकल जो होंगे वो क्या होंगे आपके 1 नैनोमीटर से कम साइज के होंगे। इसीलिए यहाँ पर फिल्टर पेपर में जहाँ 1000 नैनोमीटर के छिद्र थे, तो 1 नैनोमीटर से कम वाले तो आसानी से गुजर जाएंगे। यहाँ पर 4 से 12 नैनोमीटर तक के आपके छिद्र थे, तो 4 से वो 1 नैनोमीटर से कम के हैं तो वो भी गुजर जाएंगे। सेकंड जो कोलाइड है, यहाँ पर जो आपके मॉलिक्यूल की साइज जो होगी, तो यहाँ के मॉलिक्यूल की साइज क्या होती है, 10⁻⁻7 से 10⁻⁻4 नैनोमीटर सेंटीमीटर के पास, यानी कि 1000 नैनोमीटर से छोटे, ठीक है, यानी कि 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की साइज के होते हैं। तो ये 1000 नैनोमीटर से अधिक साइज के छिद्र होते हैं, तो यहाँ से क्या होंगे, ये 1000 से कम के हैं तो इससे से पास आउट हो जाएंगे, लेकिन यहाँ से पास आउट नहीं हो पाते हैं, इसलिए फिल्टर हो जाते हैं। और जो सस्पेंडेड होते हैं, इनकी साइज जो होती है वो 1000 नैनोमीटर से अधिक की होती है, इसलिए वो न तो इसमें से गुजर पाएंगे फिल्टर से और न ही मेम्ब्रेन से गुजर पाते हैं, पर ये ऊपर ही रह जाते हैं, फिल्टर कर लिए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने जो सॉल्यूशन है उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक तो आपका क्रिस्टलॉइड यानी कि वास्तविक विलयन जिसको कहा जाता है, और ये होमोजीनियस होते हैं। यहाँ पर क्या होंगे, आप इनको अगर आँखों से देखते हैं तो भी आपको अलग अलग अवस्था दिखाई नहीं देगी, दोनों ही एक ही अवस्था में दिखाई देंगे। ये आपके हेट्रोजीनियस होते हैं। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर क्या है, एक तो नमक है और पानी है, तो एक तो आपका क्या है, सोल्यूट है, ठीक है ना, पर एक आपका सोलवेंट है। सोल्यूट NaCl है और सोलवेंट क्या है, H2O है। तो सोल्यूट और सोलवेंट के जो मॉलिक्यूल्स की साइज होती है वो एक जैसी होती है, इसीलिए होमोजीनियस होते हैं। यहाँ पर आपकी जो सोलवेंट है उसकी साइज तो 1 नैनोमीटर से कम की होगी, पर इनकी साइज जो है वो कहाँ तक बताई मैंने आपको, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच की है। तो 2 पार्टिकल होंगे, तो 2 पार्टिकल होंगे तो जो इसमें पार्टिकल है वहाँ पर जिसको सोल्यूट कहा गया है, यहाँ पर कहलाएगा वो परिक्षिप्त प्रावस्था। मैं अलग से बताने वाला हूँ।
परिक्षिप्त प्रावस्था यानी कि डिप्रेस फेज कहलाएगी। और एक आपका क्या है यानी कि डिप्रेसेंट होगा और एक डिप्रेस मीडियम होगा, जिसको कि हम पानी जो है वो क्या कहलाएगा आपका परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम बात वही है सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जहाँ पर इसको सॉल्यूट कहा गया है इसको परिक्षिप्त प्रावस्था कहा जाएगा, ठीक है ना, डिस्प्रेस फेज कहा जाएगा। और जो सॉल्वेंट है उसको यहाँ पर परिक्षेपण माध्यम कहा जाता है, डिप्रेसेंट कहा जाता है। ओके, तो दो फेज यहाँ पर होगी। इसका मतलब ये आपको आंखों से तो एक जैसा दिखाई देगा, लेकिन माइक्रोस्कोप से देखने पर दोनों पार्टिकल आपको अलग अलग दिखाई देते हैं। तो ये आपका होगा कोलाइड, यानी कि हेट्रोजीनियस होता है। और इस विलयन को आंखों से देखें चाहे माइक्रोस्कोप से देखें, दोनों पार्टिकल यानी कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट के पार्टिकल अलग अलग दिखाई देते हैं। ये हेट्रोजीनियस ही होता है, ये हेट्रोजीनियस होता है, ये हेट्रोजीनियस होता है, और ये आपका क्या होता है होमोजीनियस होता है। यानी कि यहाँ पर एक फेज होती है, यहाँ पर टू फेज होती है और यहाँ पर भी टू फेज होती है। ठीक, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इसी कोलाइड के बारे में। क्लियर है बच्चों? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बताता हूँ इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। समझ में आ गया चीज़? अब आप देखें इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कोलाइड की डेफिनेशन और प्रॉपर्टी के बारे में। कोलाइड की डेफिनेशन और डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलॉइड्स यानी कि वास्तविक विलयन, कोलाइड्स एंड सस्पेंडेड निलंबन के इनमें डिफरेंस पढ़ेंगे। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ द कोलाइड सॉल्यूशन, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। ओके, फिर उसके बाद सिंथेसिस ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन, सिंथेसिस ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन। ओके, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड्स। यहां से आपको क्वेश्चन जरूर मिलता है, ठीक है, चाहे तो आपको डायग्राम पूछा जाए तो यहां पर तीन मेन आपकी प्रॉपर्टी होगी, ब्राउनी गति, टिंडल प्रभाव और एक आपका विद्युत कण संचलन। इन तीन में से आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। और फिर आपका एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन, एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन, ठीक है। ये आपके मेजर पॉइंट रहेंगे कोलाइड के बारे में। पहला तो आपका कोलाइड के बारे में जो डेफिनेशन है मैंने समझा दिया क्या होते हैं। फिर आपका डिफरेंस है कि कोलाइड वास्तविक सॉल्यूशन और निलंबन यानी कि सस्पेंडेड में क्या डिफरेंस होता है। फिर कोलाइड का क्लासिफिकेशन है जो कई तरीके से किया गया है। फिर सिंथेसिस ऑफ द कोलाइड सॉल्यूशन, कोलाइड विलयन का निर्माण करना। फिर कोलाइड की प्रॉपर्टी क्या होती है सॉल्यूशन की, और लास्ट आपका एप्लीकेशंस होगा। तो यहाँ पर एक तो ये इंपॉर्टेंट है और एक यहाँ पर प्रॉपर्टी और इस सिंथेसिस में से डायग्राम आपसे पूछा जाता है, ठीक है। और इसका जो विद्युत कण संचलन या इसकी जो विद्युत गुण जो होते हैं कोलाइड के, वहाँ पर आपका एक इम्पोर्टेंट रूल आएगा, हार्डी-सुल्ज़ का रूल। तो वहाँ पर स्कंदन के बारे में और इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलो इस पॉइंट का आपका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन द क्रिस्टलाइट, कोलाइड एंड सस्पेंडेड के बारे में। तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं कोलाइड का पहला पार्ट, कोलाइड की डेफिनेशन और उसका डिफरेंस बिटवीन द क्रिस्टलाइट, कोलाइड सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, यानी कि वास्तविक विलयन में, कोलाइड विलयन में और निलंबन में क्या डिफरेंस होता है। तो मैंने डेफिनेशन और डिफरेंस को एक साथ लिया है, तो आप इसको मेरे साथ समझें। सबसे पहले हम क्रिस्टलाइट वास्तविक विलयन किसे कहेंगे, तो ऐसे विलयन जिनके अंदर उनके जो अवयवी कण हैं जिनसे वो बना है, वहाँ पर कणों की साइज 10⁻⁷ सेंटीमीटर यानी कि 1 नैनोमीटर से कम की हो, सबसे छोटे पार्टिकल हो, तो वो आपके विलयन क्या कहलाते हैं, वास्तविक विलयन कहलाते हैं। जबकि कोलाइड किसे कहा जाता है, तो वे विलयन जिनके अंदर अवयवी कणों की जो साइज है वो आपकी 10⁻⁷ से 10⁻⁴, ये ध्यान रखें साइज को, यानी कि 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच की हो, ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है, कोलाइड सॉल्यूशन कहा जाता है। और सस्पेंशन जहाँ पर कणों की साइज जो होगी वो 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा की होगी। सेकंड, इन विलयन की प्रकृति की बात करें, नेचर कैसी होगी,
तो जो वास्तविक विलयन होते हैं वो क्या होते हैं आपके होमोजीनियस होते हैं, है ना, समांगी होते हैं। उसको आप देखोगे तो आपको एक ही प्रवस्था दिखाई देगी, जबकि ये आपके हेट्रोजीनियस होते हैं, विषमांगी होते हैं, दोनों प्रवस्थाएं मौजूद होती है। यहाँ पर भी आपका हेट्रोजीनियस होता है, यानी कि ये भी आपकी दो प्रवस्थाएं शो करता है। अब फेज की बात करें तो 1 फेज होगा, इसमें कणों की साइज सबकी एक जैसी होती है, जबकि यहाँ पर 2 फेज प्रेजेंट होती है, 2 प्रवस्थाएं होती हैं, और यहाँ पर भी आपका क्या होगा, 2 प्रवस्थाएं होगी। यहाँ पर सोलवेंट और सोल्यूट के कणों की जो आकार होता है वो एक जैसा बना लेते हैं, इसीलिए 1 फेज होगी। अब फिल्टर की बात करें कि फिल्ट्रेशन कहाँ से होगा, किससे होगा, तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन समझाया, वहाँ पर देखा हमने कि वास्तविक विलयन फिल्टर पेपर से भी गुजर जाता है और एनिमल मेम्ब्रेन से भी, जो एसपीएम होती है अर्धपारगम्य झिल्ली, उसमें से भी क्या होता है, गुजर जाता है। इसका मतलब इसको न तो फिल्टर पेपर के द्वारा फिल्टर किया जा सकता है, नहीं एनिमल मेम्ब्रेन के द्वारा फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है ना। जबकि यहाँ पर कोलाइड को फिल्टर पेपर के द्वारा आप फिल्टर नहीं कर सकते हैं। आप बताया मैंने साइज़ के हिसाब से, फिल्टर पेपर 1000 नैनोमीटर से अधिक साइज़ के होंगे तो ये सब पास आउट हो जाएंगे, लेकिन आप एनिमल मेम्ब्रेन के द्वारा इसको क्या किया जा सकता है, फिल्टर किया जा सकता है। एनिमल मेम्ब्रेन में कोलाइड पार्टिकल ऊपर रह जाएंगे और जो उसका जो सॉल्वेंट की तरह काम करने वाला वो नीचे चला जाएगा। और सस्पेंशन जो होते हैं वो फिल्टर पेपर के साइज से भी बड़े पार्टिकल होते हैं, तो फिल्टर पेपर और एनिमल मेम्ब्रेन दोनों से ही फिल्टर किए जा सकते हैं। अब बात करें दृश्यता की, देखने पर क्या होगा, विजिबिलिटी क्या होगी, तो जब आप इसको वास्तविक विलयन को आंखों से देखते हैं, नमक के पानी को जो आपका विलयन है उसको आंखों से देखते हैं, तो भी आपको अलग अलग पार्टिकल दिखाई नहीं देंगे। और यदि आप माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो भी आपको पार्टिकल एक जैसे ही दिखाई देंगे, अलग अलग दिखाई नहीं देंगे, यानी कि एक तरह के पार्टिकल दिखाई देते हैं। जबकि यहाँ पर फिल्टर पे मतलब आपका आई से देखने पर इस सॉल्यूशन को, कोलाइड को, जैसे गोंद के विलयन को अगर आप देखते हैं तो आंखों से तो आपको एक जैसा दिखाई देगा, एक ही फेस दिखाई देगा, एक ही प्रकार के कण दिखाई देंगे। लेकिन जब आप माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वहाँ पर 2 प्रकार के कण आपको अलग अलग दिखाई देते हैं। और इसी तरह से सस्पेंशन जो होते हैं उनको हम आंखों से ही क्या कर सकते हैं, मिट्टी के कण अलग दिखाई देंगे, पानी अलग दिखाई देगा। फिर ब्राउनी गति रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा डिस्कवर किया गया, इसको हम डीपली पढ़ने वाले हैं। कोलाइड का एक मेन प्रॉपर्टी है कि जब प्रकाश किसी भी कोलाइड सॉल्यूशन से गुजरता है तो वहाँ पर कोलाइड के जो पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं, जिगजैग मूवमेंट करते हैं। तो उस प्रकार का मूवमेंट यहाँ पर आपको नहीं दिखाई देता है वास्तविक विलयन के अंदर, ये केवल कोलाइड में दिखाई देता है, सस्पेंशन में भी दिखाई नहीं देगा। और टिंडल इफेक्ट ये भी आप डिटेल पढ़ने वाले हैं कि जब कोलाइड विलयन से प्रकाश पुंज को गुजारा जाता है तो प्रकाश का जो पाथ होता है वो आपको क्या होता है, शाइनिंग यानी कि चमकीला दिखाई देता है, चमकीला पथ दिखाई देगा, उसको हमने क्या कहा है, टिंडल प्रभाव कहा जाता है। तो ये भी केवल कोलाइड का प्रॉपर्टी है, न तो ये वास्तविक विलयन द्वारा शो किया जाएगा और नहीं सस्पेंशन के द्वारा शो किया जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अभी कुछ प्रॉपर्टी डिफरेंस और बाकी है तो मैं इसके बाद बताने वाला, टेबल को कंप्लीट करने वाले हैं, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट जो डिफरेंस है इनमें अधिशोषण क्षमता, एब्जॉर्प्शन पावर। अधिशोषण क्षमता जो आपके सॉल्यूशन होते हैं वास्तविक उनकी कम होती है, बहुत कम होती है, जबकि यहाँ पर अधिशोषण क्षमता ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर जो विलय और विलय यानी कि परिक्षेप्य प्रावस्था, परिक्षेपण माध्यम एक सतह बना लेते हैं, जिसके कारण कि क्या, जैसे गोंद वगैरह है तो ये एब्जॉर्प्शन करने की क्षमता काफ़ी रखते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, इंटरफोर्स होता है, इनके बीच में फोर्स काम करता है, जिसके कारण कि क्या करते हैं, ये एब्जॉर्प्शन सतह सरफेस बना लेते हैं। और ये सस्पेंशन में बहुत कम होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें, परासरण दाब की बात करें, तो जो वास्तविक विलयन है उनमें परासरण दाब अधिक होगा, इनका परासरण दाब कम होता है और इनका परासरण दाब नेग्लिजिबल होता है। वैद्युत कण संचलन की बात करें, इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करें, तो वैद्युत कण संचलन को हम डीप पढ़ने वाले हैं कि जब किसी विलयन को आप एनोड और कैथोड यानी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो सारे ही पार्टिकल एक ही इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं, उसे हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। तो ये जो चीज़ है आपकी वास्तविक भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर आधे आधे आयन, एक धनायन की तरफ चले जाएगा, एक ऋणायन अलग अलग इलेक्ट्रोड पर जाए, यहाँ पर सारे ही एक ही तरफ जाते हैं। तो ये प्रेजेंस पाया जाएगा कहाँ पर, कोलाइड में, जबकि यहाँ पर एब्सेंट रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राउनी, टिंडल और इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में हम बहुत डीपली बात करने वाले हैं। फिर ग्रेविटी इफेक्ट की बात करें तो आप वास्तविक विलयन को कई लंबे समय तक छोड़ दें, है ना, नमक के पास, तो ऐसा नहीं कि नमक के पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे, पानी अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है वहाँ पे, ठीक है ना। इसका मतलब वहाँ पर ग्रेविटी इफेक्ट जो है वो बहुत नेग्लिजिबल होता है, जबकि कोलाइड सॉल्यूशन में भी ये नेग्लिजिबल होता है, पर वास्तविक विलयन से थोड़ा ज़्यादा होता है। जैसे आपकी कई सारी कोलाइड्स जो है ना, ट्यूब्स वगैरह आती है,
तो वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पर लिक्विड अलग हो जाता है और सॉलिड पार्टिकल अलग हो जाते हैं। तो ये एक हम देखेंगे तो ग्रेविटी इफेक्ट यहाँ पर नेग्लिजिबल होगा, लेकिन कुछ वास्तविक विलयन से ज़्यादा होता है, और यहाँ पर ग्रेविटी इफेक्ट होता है। जैसे मिट्टी के पानी को अगर आप रखते हैं, थोड़े समय के बाद देखते हैं मिट्टी नीचे आ जाती है, पानी ऊपर चला जाता है। फिर बात करें मोलिकुलर वेट की, तो यहाँ पर मोलिकुलर वेट बहुत कम होगा, यहाँ पर अधिक होगा, और इनका बहुत ज़्यादा होता है। तो ये आपके मेन डिफरेंस है क्रिस्टलाइड, कोलाइड और सस्पेंशन के बीच में। हम बात करेंगे केवल इस फेज़ की, कोलाइड फेज़ की, और इसकी प्रॉपर्टी को और इसके क्लासिफिकेशन को। तो जस्ट इसके बाद हम पढ़ेंगे किसको, कोलाइड सॉल्यूशन के क्लासिफिकेशन को, जो कई तरीके से किया गया है। ठीक है, इसके सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, कोलाइड सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें पहले। मिटा दूं। अब देखें कोलाइड सिस्टम, यानी कि इसके कंपोनेंट कौन होते हैं। कोलाइड सिस्टम किससे बना होता है। कोलाइड तंत्र या कोलाइड सिस्टम, या यूं कह सकते हैं कोलाइड सॉल्यूशन के कंपोनेंट। कोलाइड सॉल्यूशन के कंपोनेंट कौन कौन से, अवयव क्या कहलाते हैं। तो कोलाइड जिस तरह से आपका वास्तविक विलयन होता है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है ना। इसी तरह से कोलाइड में भी आपके दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट की तरह होगा और एक सॉल्वेंट की तरह होगा। अब आप देखें इसको, तो वहाँ पर नाम अलग अलग दिया गया है। जो सॉल्यूट है, यानी कि जो लेस मात्रा में है, जो सॉल्यूट होगा, उसको यहाँ पर कहा जाता है परिक्षिप्त प्रावस्था। परिक्षिप्त प्रावस्था, डिस्प्रेस्ड फेज। और दूसरा जो होता है, जो अधिक में होगा, ज़्यादा मात्रा में होगा, जैसे नमक और पानी में नमक आपका क्या सॉल्यूट है, ठीक है ना। इसी तरह से गोंद और पानी का विलयन है, तो गोंद के पार्टिकल वहाँ पर क्या डिस्प्रेस्ड फेज में कहलाएंगे, ठीक। और पानी जो है वहाँ पर क्या कहलाएगा आपका परिक्षेपण माध्यम। जैसे आपका मिल्क होता है, वहाँ पर आपके फैट के पार्टिकल होते हैं, तो दूध के अंदर आपका जो फैट पार्टिकल है वो तो क्या कहलाएगा आपका डिस्प्रेस्ड फेज कहलाएगी, परिक्षिप्त प्रावस्था कहलाएगी। जैसे कोहरा होता है या आपका धुआं है, तो कार्बन के जो पार्टिकल है वो तो आपके डिस्प्रेस्ड फेज कहलाएंगे। काले काले जो कार्बन के पार्टिकल होते हैं, अगर आप देखें कि आपके मोटरसाइकिल के पीछे साइलेंसर पर कागज़ लगा दें तो वहाँ पर आपको धुआं निकलेगा, लेकिन जैसे कागज़ लगाओगे तो कुछ पार्टिकल वहाँ पर फिर जमा हो जाते हैं, वो क्रॉस नहीं कर पाते हैं वहाँ से, तो वो आपके क्या कहलाएंगे, आपके डिस्प्रेस फेज कहलाएगी, जो कम मात्रा में होगी। और जो अधिक में होगा वो परिक्षेपण माध्यम कहलाएगा, यानी कि डिस्प्रेशन मीडियम, परिक्षेपण माध्यम। अब ये जो है बच्चों, ये इसकी इनर फेज कहलाती है, आंतरिक प्रावस्था, और ये इसकी आउटर फेज कहलाती है। एक चीज और है, ये डिसकंटिन्यूअस होती है, असतत है, असतत प्रावस्था भी कहा जाता है इसको, यानी इनके पार्टिकल दूर दूर होंगे घूमते हुए, तैरते हुए, जबकि ये आपकी कंटिन्यूअस फेज होती है, कंटिन्यूअस फेज है, यानी कि सतत प्रावस्था है। यहाँ पर सभी पार्टिकल आपस में एक दूसरे से अट्रैक्शन फोर्स द्वारा जुड़े होंगे, ठीक है ना। तो ये आपके दो फेज होते हैं, यानी कि कोलाइड सॉल्यूशन जब बनता है, जैसे कि आप एग्जांपल के लिए लिए, यहाँ पर आप क्या करते हैं, धुएं को लिया मैंने, तो ये कार्बन पार्टिकल है, कार्बन के कण हैं, ये तो आपके क्या कहलाएंगे, डिस्प्रेस्ड फेज। और बाकी आपकी जो एयर है, वो एयर आपकी क्या कहलाएगी, डिस्प्रेशन मीडियम। इसी तरह से दूध है, तो वहाँ पर पानी जो है दूध के अंदर, वह तो आपका क्या कहलाएगा,
डिस्पेशन मीडियम, और वो क्या कहलाएगा आपके फेड पार्टिकल वगैरह डिस्पेस्ड फेज कहलाएंगे। तो एक कोलाइडी विलयन दो फेज से मिलकर बना होता है, यानी कि दो कंपोनेंट होते हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, और इन्हीं के आधार पर हम क्लासीफाई करने वाले हैं। तो नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा वो कोलाइड सॉल्यूशन के क्लासिफिकेशन के बारे में, और कई तरीके से क्लासीफाई किया गया उसको, मीडियम के आधार पर यानी कि इन दोनों के आधार पर, परिक्षिप्त प्रावस्था के आधार पर, इसके अलावा इनके निर्माण के आधार पर, तो कई सारे 6-7 तरीके से इनको क्लासीफाई किया गया है, ठीक। और वहाँ पर हम उनके एग्जाम्पल भी देखने वाले हैं। ओके बच्चों, तो ये आपका कोलाइड का पहला था। अब अपन नेक्स्ट इसके बाद उसके क्लासिफिकेशन देखेंगे, फिर उसकी हम पढ़ेंगे उनके सिंथेसिस या फॉर्मेशन, कोलाइड सॉल्यूशन का निर्माण किस तरह से होता है, और फिर प्रॉपर्टी के बारे में और एप्लीकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।